कहते हैं देश के लिए लड़ने वाले लोग दुनिया की नजरों से दूर रहते हैं, पर उनका बोझ, उनके फैसले और उनकी लड़ाई दुनिया से कहीं बड़ी होती है। असली हीरो वो नहीं होते जो पर्दे पर दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनकी जीत और जिनकी मौत दोनों गुप्त रहती है। आज की कहानी ऐसे ही एक शैडो वॉरियर की है, एक ऐसे धुरंधर की है जो अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। जब साजिशें गहरी हो, जब दुश्मन अपनी शक्ल बदल ले, जब भरोसा सबसे बड़ा हथियार भी हो और सबसे बड़ा खतरा भी, तब एक ही मिशन बाकी रहता है, देश को बचाना हर कीमत पर। तो दोस्तों, शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जिसमें लॉयल्टी की परीक्षा होगी, सैक्रिफाइस की हदें टूटेगी और इंसानी जज्बात जंग के शोर में कहीं खो जाएंगे। ये है धुरंधर की दुनिया, जहां जीत भी खामोशी से मिलती है और हार भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है कांधार हाईजैक से, जहां पर कुछ आतंकियों ने हमारे इंडिया के प्लेन को कांधार में हाईजैक कर लिया था। तभी हम देखते हैं अजय सान्याल को, जो कि उन टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के लिए जाते हैं। जब उन आतंकियों से नेगोशिएट किया गया तो उन्होंने अपनी कुछ मांग रखी, जैसे कि कुछ 3 आतंकियों को उन्हें जेल से रिहा करवाना था और तो और उन्हें ढेर सारे पैसे भी चाहिए थी, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मान जाती है। लेकिन ये देखकर अजय सान्याल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कई सारे लोगों का मानना तो ये था कि कमांडो को भिजवाकर उन पर अटैक करवा देना चाहिए था, लेकिन उस प्लेन में 160 पैसेंजर थे जिनकी जान पर खतरा हो सकता था, इसलिए ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए गए। लेकिन इन लोगों से निपटने के लिए अजय ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। उस प्लान का नाम अजय ने धुरंधर रखा है। धुरंधर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही लंबे सालों तक चल सकता है, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान से जो भी गतिविधि होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, उन सारी गतिविधियों के बारे में हमें पहले पता चल जाएगा और फिर आगे से हमारे इंडिया पर कोई भी अटैक नहीं हो पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर अजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2001 की तरफ, जहां हम देखते हैं कि 2001 में पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा अटैक होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये देखकर अजय सान्याल से रहा नहीं गया और वो फिर से धुरंधर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखते हैं। गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिस किया है कि अटैक बढ़ते जा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। तब उन्होंने अजय की बातों पर ध्यान दिया और धुरंधर प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा और अजय ने धुरंधर प्लान को बहुत पहले से बनाकर रखा था, जिस वजह से इसकी नाकाम होने के चांसेस बहुत कम थे। हालांकि इसमें रिस्क बहुत थे, लेकिन ये बहुत ही लंबे सालों तक चलने वाला था। जिसके बाद हम हमजा नाम के बंदे को देख पाते हैं और हमें मालूम चलता है कि धुरंधर के लिए अजय ने हमजा को ही सिलेक्ट किया है। अब हमजा को पाकिस्तान भेजा जाना था, लेकिन ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत करनी थी, वरना हमजा कभी भी पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसे अफगानिस्तान के रास्ते से बलोच बनाकर भेजा गया था। तो फाइनली अफगानिस्तान के रास्ते से हमजा पाकिस्तान की कराची में पहुंच जाता है, जहां पर हम लियारी नाम की एक जगह को देख पाते हैं। लियारी में बहुत सारी गैंग है और कहा जाता है कि किसी इंसान ने अगर लियारी पर कब्जा कर लिया तो मतलब उसने सारी कराची पर कब्जा कर लिया। लियारी में एक ऐसा बंदा है जिसका होटल है। वो बंदा दरअसल में बहुत सालों से इंडिया का एक एजेंट है और हमारा हीरो मतलब कि हमजा जो है वो उसी बंदे से मिलने के लिए पहुंच जाता है। हमजा उस होटल के मालिक मतलब कि उस्मान से मिलता है, जो कि इंडिया का एजेंट है, और उस्मान भाई यहाँ हमजा को 1 साल के लिए अपने होटल पर काम पर लगा देते हैं। उस्मान भाई यहाँ पर उसे सारी चीजें बताते रहते थे। वो बताते हैं कि जब उसे पहला ऑपरेशन मिला था वो उसे 6 सालों के बाद मिला था। तब तक उन्होंने 6 सालों तक चाय बेची थी। अब उस्मान भाई हमजा को लियारी की गैंग के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि लियारी में गैंग जो है वो कौम के नाम पर बटी है। तू बलूच है, इसलिए तू रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो सकता है, क्योंकि रहमान डकैत का नाम रहमान बलोच है। लियारी में एक गैंग और है जिसे बाबू डकैत और अरशद पप्पू चलाते हैं। लेकिन हमजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के पीछे डकैत आता है तो दोनों साथ क्यों नहीं है। तो उस्मान भाई बताते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि लोगों का मानना है कि बाबू डकैत की रहमान डकैत जो है वो नाजायज औलाद है, और जब ये बात रहमान डकैत को मालूम चली तो उसने अपनी अम्मी को मार दिया। इससे तुम पता लगा सकते हो कि रहमान डकैत जो है वो कितना खूंखार आदमी है। तुम्हें रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच की गैंग में ही शामिल होना है और तुम्हें बाबू डकैत और अरशद पप्पू की गैंग से बचकर रहना होगा। अब बात थी कि आखिरकार हमजा जो है वो रहमान डकैत की गैंग में शामिल कैसे होगा। तब मालूम चलता है कि बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग जो है
वो रहमान डकैत के बड़े बेटे पर हमला करने वाले हैं, और अगर हमला होते वक्त अगर हमजा ने उसके बड़े बेटे को बचा लिया तो फिर वो रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो सकता है। इसमें रिस्क बहुत होने वाला था, लेकिन हमजा मान जाता है। और जब रहमान डकैत के दोनों बेटे एक शादी में पहुंचे तो वहां अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हो गया। ये हमला बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोगों ने करवाया था। और फिर मौका देखकर हमजा भी वहां पहुंच जाता है और इन दोनों बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि हमजा जो है वो रहमान डकैत के बड़े बेटे को नहीं बचा पाता है, लेकिन हमजा ने रहमान के छोटे बेटे को बचा लिया था। रही बात बड़े बेटे की, तो हमजा ने उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन वहां वो नहीं बच पाया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है रहमान डकैत की, जो कि बहुत ही खूंखार है, लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा उदास था और हद से ज्यादा गुस्से में भी। रहमान डकैत के छोटे बेटे ने उसे बता दिया था कि हमजा ने उनकी जान पर खेलकर जान बचाई है। ये देखते हुए रहमान जो है वो उसे 1 लाख रुपए देने लगता है, लेकिन हमजा इसे लेने से इनकार कर देता है और वो रहमान से कहता है कि आप बलूच हैं और आपने बलूच लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हमजा अपने बारे में भी बता देता है कि वो भी एक बलूच है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। हमजा कहता है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एक दिन वो बलूच लोगों को आजादी दिलवाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए खुदा की तरह है। लेकिन रहमान के अंदर तो बदले की आग जल रही थी। उसे मालूम है कि ये अटैक जो है वो बाबू डकैत और पप्पू अरशद ने करवाया है। वो तो उन लोगों से आज के आज बदला लेना चाहता था कि तभी यहाँ पर एमएलए आ जाता है जिसका नाम जमील है। वो यहाँ आकर रहमान के पैर पर गिड़गिड़ाने लगता है कि अभी वो ऐसे कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जमील कहता है कि इलेक्शन नजदीक है, एक बार इलेक्शन जीत जाए उसके बाद सारी सत्ता हमारे पास रहेगी, जिसके बाद तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। रही बात हमजा की, तो अब हमजा जो है वो रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो चुका था। वो उन लोगों के साथ रहने लगता है और अब उनका काम भी संभालने लगा था। रहमान का चचेरा भाई उजैर है जिस पर वो बहुत भरोसा करते हैं, और उजैर जो है वो अब हमजा पर भरोसा करने लगा है। एक और बंदा है जिसका नाम डोंगा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन बेटे की मौत के बाद से अब रहमान जो है वो उदास रहने लगा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए या फिर अपने बेटे का बदला ले लेना चाहिए। इसके बारे में सबसे राय लेता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इलेक्शन के बाद ही बदला लेना चाहिए, क्योंकि फंडिंग जो है वो हमें वहीं से मिलती है। लेकिन जब हमजा से पूछा जाता है तो हमजा कहता है कि मेरा ये मानना नहीं है। वो कहता है कि लियारी जो है वो 2 हिस्सों में बटा है, और अगर ऐसे में हम बाबू डकैत को मार देते हैं तो सारी जनता जो है वो हमारी साइड हो जाएगी और सारी वोट भी हमारी तरफ ही हो जाएगी। रही बात बदले की, तो बदले को इतने ज्यादा दिनों तक टाला नहीं करते। तब रहमान डकैत जो है वो हमजा की बात मान लेता है और अब वो लोग बाबू डकैत के लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जहां भी वो लोग मिलते उन सभी लोगों को यह रहमान डकैत के लोग बुरी तरह से मार रहे थे। और फिर आखिर में हमजा और उजैर को बाबू डकैत मिल जाता है, जिसका वो लोग पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद रहमान डकैत यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर बाबू डकैत को बहुत ही गंदी मौत देता है। बाबू डकैत यहाँ पर रहमान से जान की भीख मांग रहा था, लेकिन रहमान ने उसे बहुत ही बुरी मौत दी थी। उसका कहना यह था कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। तो इस तरह से रहमान डकैत ने अपना फैसला लिया था। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और रही बात हमजा की, तो हमजा अब उनके और भी ज्यादा क्लोज हो चुका था। सारी चीजें अब उसे भी पता चल रही थी। गैंग में जो कुछ भी होता अब हमजा को सारी चीजें पता चल रही थी। सीधी सीधी बात यह है कि अब वो लोग हमजा पर पूरा भरोसा करने लगे थे, और उजैर और हमजा तो बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। और अब वो समय भी आ जाता है जब इलेक्शन कंप्लीट हो चुके थे और रिजल्ट भी आ चुके थे, जहां हमें पता चलता है कि जमील जो है वो 3 लाख वोटों से जीत चुका है, जिस वजह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रहमान डकैत आ जाता है। उसे देखकर जमील को समझ आ जाता है कि ये जीत जो है वो रहमान डकैत की वजह से ही उसे मिली है, क्योंकि पब्लिक जो है वो रहमान डकैत से बहुत प्यार करती है और हर एक बात मानती है। और यहीं पर हम देखते हैं जमील की बेटी अलीना को, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। और यहीं पर हमजा ने अलीना को पहली बार देखा था और कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। अब इसी जगह पर रहमान डकैत की मुलाकात होती है खनानी ब्रदर्स से, जो कि बहुत ही पैसे वाले हैं। वो रहमान डकैत से कहते हैं कि हमें मालूम है कि पूरी लियारी जो है वो आपके कब्जे में है
और अगर हम यहाँ पर कोई बिजनेस डालें तो इसमें आपको भी बहुत फायदा हो सकता है। और हम तो ये भी चाह रहे हैं कि आपकी एक अलग पार्टी हो ताकि आपकी सियासत जो है वो हमेशा इसी तरह से बनी रहे। अब क्योंकि खनानी ब्रदर्स जो है वो बहुत ही पैसे वाले थे, इसलिए रहमान डकैत को उनसे मीटिंग करना तो था ही, लेकिन फिलहाल हमारे हीरो हमजा को अलीना से मिलना था। इसलिए वो एक पार्टी में जाता है और वहां वो पुलिस के द्वारा रेड पड़वा देता है, जिस वजह से यहाँ पर अलीना को भागना पड़ता है और हमजा को उसे लिफ्ट देना पड़ता है क्योंकि हमजा ने उसकी कार को खराब कर दिया था। लेकिन अब पुलिस जो है वो लोगों के पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन हमजा यहाँ अपनी हीरोगिरी दिखाता है और उसे बहुत दूर ले जाता है। इसी बहाने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कहीं न कहीं वो एक दूसरे को अब पसंद करने लगे थे। अब कुछ दिनों के बाद रहमान डकैत जो है वो खनानी ब्रदर्स से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रहमान डकैत की मुलाकात होती है ISI के चीफ मेजर इकबाल से, जो कि किसी भी हालत में बस इंडिया को खत्म करना चाहता है। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील लेकर आया था। मेजर इकबाल बताता है कि उसे बहुत सारे हथियार की जरूरत है, बदले में उसे मनचाहा पैसा मिलेगा, लेकिन उन हथियारों पर अमेरिकी या फिर रूसी साइन होने चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान के लोग जो है वो प्रॉब्लम में ना आए। मेजर इकबाल को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये काम सिर्फ रहमान डकैत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि रहमान डकैत की गैंग जो है वो नकली हथियार बनाती है। असली हथियार तो उन्हें बलूच लोगों से मिलने वाले थे, लेकिन ये डील अकेला यहाँ मेजर इकबाल उन लोगों से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बलूच और ISI के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। आए दिन उनके बीच में मुठभेड़ होती रहती है और उनके आपसी लोग जो है वो मारे जाते हैं। इसलिए मेजर इकबाल चाहता है कि रहमान डकैत जो है वो बलूच लोगों से डील करे, क्योंकि अगर रहमान डकैत ने उन लोगों से हथियारों की मांग की तो वो लोग अपना दिल भी सामने लाकर रख देंगे। लेकिन रहमान डकैत बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो अपने लोगों को धोखा दे, क्योंकि रहमान डकैत भी बलूच है। लेकिन यहाँ रहमान डकैत को एक लालच आ जाता है, अगर उसे कराची पर राज करना है तो अपने लोगों को धोखा तो देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ MLA जमील के पास एक खबर पहुंच जाती है कि रहमान डकैत जो है वो अपनी नई पार्टी अनाउंस करने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो जमील के हाथों से सत्ता छिन सकती है और उसके पास कोई पावर भी नहीं बचेगी। इसलिए जमील को कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो सोच लेता है कि अगर किसी राक्षस को मारना है तो हमें एक दानव लेकर आना पड़ेगा। उस दानव का नाम था SP चौधरी असलम, जो कि 7 सालों से सस्पेंडेड है। सस्पेंड भी 7 साल पहले MLA जमील ने ही कराया था और अब रीजॉइन भी जमील ही करवा रहा है। रही बात SP चौधरी असलम की, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है और बहुत ही घातक और खतरनाक है। वो किसी से भी नहीं डरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रहमान डकैत को, जो कि बलूचिस्तान पहुंच जाता है श्रीनी से मिलने के लिए, क्योंकि वो वहां हथियार की डील करने वाला था। वो लोगों से मिलता है तो वहां पर रहमान डकैत का वो लोग बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, और जब रहमान डकैत उनसे हथियारों की मांग करता है तो वो लोग खुशी खुशी हथियार देने को राजी हो जाते हैं। ये सारे हथियार जो है वो उन्हें जुम्मा के आसपास देने वाले थे, और मेजर इकबाल के लोग जो है वो इंडिया में 3 अक्टूबर के आसपास अटैक करने वाले थे। तो SP चौधरी असलम अब जमील के पास आता है। वो उससे कहता है कि आपने जो काम मुझे सौंपा है वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मुझे काम सौंपा है कि पूरे लियारी को साफ करना है और बिल्कुल क्लीन बनाना है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लियारी की जितनी भी पुलिस वाले जो है ना वो रहमान डकैत के कब्जे में है। रहमान डकैत ने अगर उनसे कहा कि जान दे दो तो वो बिना सोचे समझे जान दे देंगे। तो अगर रहमान डकैत ने उनसे कहा कि मेरी जान ले लो तो ये उनके लिए कितना आसान होगा। इसलिए अगर मैं लियारी में गया तो मुझे लियारी का एक अलग टास्क फोर्स चाहिए, जिसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होगी, उसका मुख्यालय के बारे में भी किसी को खबर नहीं होगी। मुझे किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वो पूरे लियारी को साफ करेगा, जिसके लिए MLA जमील मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय सान्याल के पास सारी खबर पहुंच रही थी, और हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर जो है वो उनके पास पहुंची है। बात कुछ ऐसी है कि खनानी ब्रदर्स के पास जो है वो नकली नोटों की प्लेट पहुंच चुकी है, और अब वो 500 और 1000 के नकली नोट बना सकते हैं। ये प्लेट जो है वो उन्हें दुबई से प्राप्त हुई है, क्योंकि इंडिया के ही कुछ मंत्रियों ने इस प्लेट को बेचा है, वो भी खनानी ब्रदर्स को। साथ ही उन्हें 3 अक्टूबर के अटैक के बारे में भी बहुत अच्छे से मालूम था कि ये अटैक जो है वो नाव के द्वारा, मतलब कि समुद्र के रास्ते से होने वाला था, और वो लोग या तो गुजरात या फिर पंजाब या फिर मुंबई आने वाले थे। आगे हम देखते हैं कि हमजा और उजैर जो है
वो मेजर इकबाल को हथियारों की डिलीवरी देने के लिए जाते हैं। उनके साथ रहमान डकैत भी जाने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनके बेटे के पेट में दर्द होने लगा है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने लगे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमजा और उजैर जो है वो मेजर इकबाल के पास पहुंच जाते हैं और हथियार दे देते हैं। तो जब हथियारों की डिलीवरी हुई तो यहाँ पर मेजर इकबाल हमजा को एक बात बताता है। वो कहता है कि 3 अक्टूबर को एक अटैक होने वाला था इंडिया में, लेकिन उस अटैक के बारे में इंडिया को पता चल गया और उस खबरी के बारे में भी अब हमें मालूम चल गया है, जिस वजह से अब यहाँ पर मेजर इकबाल उसे बहुत ही तड़पा कर मारता है। ये सारी चीजें हमजा साहब देख रहा था, पर वो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रहमान डकैत को, जो कि अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था अपनी बीबी के साथ, लेकिन तभी बीच रास्ते में रहमान डकैत के ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि एसपी चौधरी असलम ने किया था, क्योंकि वो तो ताक में ही बैठा था कि कब रहमान डकैत अकेला होगा और कब वो उस पर हमला करेंगे। एसपी चौधरी असलम के पास ये बहुत ही अच्छा मौका था, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सारे लोगों को मारने के बाद अब रहमान डकैत अपने बच्चे और अपनी बीबी के साथ मौजूद था। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो उसकी पूरी फैमिली मारी जाती, इसलिए रहमान डकैत को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर होने के बाद एसपी चौधरी असलम जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, लेकिन अब ये खबर जो है वो हमजा तक और उजैर तक पहुंच चुकी थी और उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि एसपी चौधरी असलम जो है वो उसका एनकाउंटर करेगा। तो हमजा को किसी भी हालत में रहमान डकैत को बचाना था। तभी हमजा को मालूम चलता है कि घर के ही किसी आदमी ने रहमान डकैत के बेटे को दवा दी है, जिस वजह से उसके पेट में दर्द हुआ था। दरअसल में उस बंदे ने गद्दारी की है। वो बंदा 40 सालों से उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर उसने गद्दारी की है कुछ पैसों के चक्कर में, जिस वजह से हमजा उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उससे सब कुछ उगलवा लेता है। हालांकि उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे लियारी के टास्क फोर्स के ऑफिस के बारे में मालूम था। तो हमजा और उजैर अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन सभी लोगों को उन लोगों ने उल्टा टांग दिया था और ये वीडियो जो है वो हमजा ने एसपी चौधरी के पास भेज दी थी। इसे देखते हुए अब एसपी चौधरी को यहाँ उसकी बात माननी पड़ी और अब उन्हें रहमान डकैत को छोड़ना पड़ेगा। हमजा ने एक दूसरी तरकीब भी अपनाई थी, जिसमें अलीना ने चुपचाप से अपने घर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिस वीडियो में उसके पिता जमील, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू जो है वो रहमान डकैत को मारने की बात कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी यहाँ एसपी चौधरी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब एसपी चौधरी ने अपने टास्क फोर्स के ऑफिसर्स को उल्टा टंगा हुआ अधमरी हालत में देखा, तब एसपी चौधरी माना और उसने रहमान डकैत को छोड़ दिया। रहमान डकैत ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, एसपी चौधरी उसे मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर रहमान डकैत बच गया, वो भी हमजा की वजह से। तो कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि 2009 में 26/11 में ताज होटल पर अटैक हो गया और ये अटैक मेजर इकबाल ने करवाया था। अटैक करवाने के बाद वो सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे और सभी लोग जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने ये बहुत ही बड़ा काम किया हो। बलूचिस्तान से जो हथियार उन्होंने लेकर आए थे, उन्हीं हथियारों के द्वारा उन्होंने ताज होटल पर अटैक किया था। ये देखकर हमजा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया और उसे इन सारी चीजों की खबर कैसे नहीं लगी। हमजा का खून खौल रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था कि जैसे वो सभी को मार डाले, लेकिन उस्मान भाई ने उसे समझाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो गलती से पकड़ा गया तो इतने सालों की मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी और नया एसेट लाने में बहुत मेहनत लगती है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रहमान डकैत जो है वो अपनी नई पार्टी अनाउंस करते हैं, जो देखकर जमील जो है वो हैरान रह चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसका अस्तित्व मिटने वाला है और लियारी पर अब रहमान डकैत जो है वो कानूनी रूप से हुकूमत करेगा। ये देखकर वो डर गया था, क्योंकि अब उसके पास कोई भी पावर नहीं रहेगी। लेकिन हमजा को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अब जमील का किस तरह से यूज लेना है, इसलिए वो अलीना की मदद लेता है और अलीना से कहलवा कर जमील को अपने घर पर बुलवाता है। हमजा जमील से कहता है कि आज तक तुमने जितने लोगों के ऊपर भरोसा किया है वो सारे ऐसे लोग थे कि अगर वो रहमान डकैत को मार भी देते ना, तब भी लियारी पर वो खुद हुकूमत कर सकते थे। तुम्हें ऐसे इंसान पर भरोसा करना होगा
जो आपका अपना है। तो अब हमजा जो है वो जमील के साथ हाथ मिला लेता है और अब वो रहमान डकैत को सिर्फ बर्बाद करने वाले थे। लेकिन उससे पहले अलीना और हमजा की शादी कराई जाती है, क्योंकि वो दोनों साथ में तो रहते थे पर उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनकी शादी जो है वो बहुत ही धूमधाम से की जाती है। और इस शादी में सभी लोग आए हुए थे, मतलब कि रहमान डकैत, खनानी ब्रदर्स और तो और ISI के चीफ मेजर इकबाल भी आया हुआ था। वो यहीं पर रहकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। वो सभी लोग नशे में धुत थे, इसीलिए यहाँ पर हमजा जो है वो उनके पास आ जाता है। और अब मेजर इकबाल कहता है कि अगला टारगेट जो है वो जल्द करने वाले हैं, जो कि 15 अगस्त के आसपास का रहेगा और उन्हें हथियार भी जल्द से जल्द चाहिए होंगे, जिसके लिए रहमान डकैत ने भी हाँ बोल दी थी। पर सभी नशे में धुत थे, इसलिए यहाँ पर हमजा ने 9 अगस्त की डेट को फाइनल किया था, जिसमें वो हथियारों को लेकर आने वाला था बलूच से। और अब वो दिन भी आ जाता है जब 9 अगस्त थी और आज ही हथियारों की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन इसके बारे में ना तो रहमान डकैत को मालूम था और ना ही उजैर को। ये बात सिर्फ और सिर्फ हमजा को मालूम थी। हमजा ने जब ये बात उजैर को बताई तो उजैर तुरंत ही उन हथियारों को लेने के लिए पहुंच गया बलूच। दूसरी तरफ रहमान डकैत जो है वो वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, लेकिन अब उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हमजा और कुछ और लोग शामिल थे। तो अब वो लोग उस जगह से वापस आने लगते हैं और रहमान डकैत के साथ 2 लोगों के साथ हमजा था। हमजा कार चला रहा था और तभी हम देखते हैं कि SP चौधरी, हमजा और जमील ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि वो लोग रहमान डकैत को सुनसान जगह पर लेकर आएंगे और उसे जान से मारेंगे। ये सारी प्लानिंग जो है वो हमजा ने की थी, लेकिन रहमान डकैत को उस जगह पर कैसे लेकर जाए ये प्रॉब्लम हमजा की थी। तो अब रहमान डकैत और 2 लोगों की नींद लग जाती है तो हमजा तुरंत ही उस जंगल वाले रास्ते से उन्हें ले जाने लगता है। दूसरी तरफ SP चौधरी जो है वो पूरी तैयारी में था कि जैसे ही ये लोग आएंगे वो लोग इन लोगों को बुरी तरह से मार देंगे। लेकिन तभी रहमान डकैत को शक हो जाता है कि हमजा जो है वो उन्हें गलत रास्ते से ले जा रहा है और रोकने पर रुक भी नहीं रहा है, जिस वजह से कार में ही उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। और अब हमजा को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो बीच रास्ते में ही कार का एक्सीडेंट करवा देते हैं। एक्सीडेंट के बाद हमजा तुरंत ही कार से निकलकर भागने लगता है और फिर मौका देखकर यहाँ पर चौधरी असलम अपनी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। गोलीबारी हो रही थी, लेकिन सही मौका देखकर यहाँ से रहमान डकैत भी भाग निकलता है। हमजा के पीछे रहमान डकैत का एक आदमी था, वो हमजा से फाइट करता है, लेकिन हमजा उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। रही बात रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत के पीछे SP चौधरी था और उनके बीच में भी खतरनाक फाइट होती है। लेकिन तभी सही समय पर यहाँ पर हमजा आ जाता है, वरना SP चौधरी तो आज मरने वाले थे। हमजा यहाँ सही समय पर आकर रहमान डकैत को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद SP चौधरी असलम जो है वो रहमान डकैत के गले की साइड में गोली मारता है, जिससे कि उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। हालांकि वो मरा नहीं था, क्योंकि यही उनकी प्लानिंग थी। रहमान डकैत को उन्हें मरने नहीं देना था, उन्हें सही सलामत हॉस्पिटल लेकर जाना था। ऐसी हालत में कि हॉस्पिटल ले जाते ही रहमान डकैत जो है वो मारा जाए। तो बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुआ। रहमान डकैत को हमजा ने उठाया और अधमरी हालत में हॉस्पिटल ले गया एक ऑटो से। और फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रहमान डकैत ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। वहां उजैर पहुंचा, जिसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और ऑटो वाले ने गवाही दी कि हमजा ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो इस तरह से हमजा के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2002 की तरफ, जहां हम देखते हैं अजय सान्याल को। 2002 के आसपास ही प्लान धुरंधर जो है वो एक्टिव हुआ था और उन्होंने हमजा को सिलेक्ट किया था और पूरी तरह से रेडी भी किया था। हमजा का असली नाम जो है वो जसकीरत सिंह रंगी है, जो कि मर भी जाए तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही आदमी को सिलेक्ट किया है। उनकी बैक स्टोरी क्या है ये तो फिलहाल नहीं बताई गई, लेकिन धुरंधर के 2nd चैप्टर के बारे में हमें बता दिया गया कि ये 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। धुरंधर 2 पूरी तरह से बनकर रेडी है। इसके कुछ विजुअल्स भी हमें थिएटर में दिखाई दिए थे। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती है तो इसे रिलीज किया जाएगा थिएटर में, और अगर अच्छा कलेक्शन नहीं हुआ तो इस फिल्म को OTT पर ही रिलीज किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।